नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस से मित्रों स्वागत है। मित्रों, इतना गर्मी होने के बावजूद मित्रों आपके साथ हम तथा हमारी टीम जैसे मित्रों साथ में खड़ा हैं और आपके साथ लगातार क्लास भी अब लिया जाएगा। अतः प्रतिदिन रात्रि 8 बजे क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें और ये गर्मी के नौताप को मित्रों सहने के लिए ग्लूकोन डी या जो भी वस्तु जो आपके शरीर के तासीर को ठंडा रख सके उसका इस्तेमाल मित्रों आप जरूर करें, ठीक है। और बिना समय गवाए मित्रों आज के पहले प्रश्न पर हम लोग बारीकी से ध्यान देंगे। प्रश्न क्या कह रहा है इस पर हम लोग को क्लियर करेंगे, ठीक है। भारत खंड स्वरलिपि में सम का चिन्ह क्या है? मित्रों आपका इस स्टेट में यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत खंड स्वरलिपि में सम का चिन्ह मित्रों क्या होता है। ए में हमारा ऑप्शन है 4 की तरह, बी में है क्रॉस, सी में 0, डी में आपका 2 की तरह। साथियों फट से बताइए कि भारत खंड स्वरलिपि में सम का चिन्ह क्या होता है। मित्रों बताते चलें कि जिस प्रश्न का आंसर आपको याद है उस प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर डाला कीजिए, ताकि साथियों आपको 100% पता चल सके कि आपका आंसर सही हुआ या गलत हुआ। और आपको कमेंट्स कर देने से हमको भी पता चलता है कि आपका तैयारी कितना लेवल पर है। तो भारत खंड स्वरलिपि में सम का चिन्ह क्रॉस का साइन होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा मित्रों क्या है, सही नहीं। इसी तरीका से हम प्रत्येक प्रश्नों को क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम आपको कुछ समय तक समय को छोड़ देते हैं ताकि उतना समय में आप कमेंट्स आंसर डाल सकें। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, ऑडो संपूर्ण जाति कौन सा राग है? ऑडो संपूर्ण जाति का कौन सा राग है? ए में आपका भैरव राग है, बी में यमन राग है, सी में असावरी है, डी में आपका खमाज है। साथियों फट से बताइए ऑडो संपूर्ण जाति का कौन सा राग है। मित्रों 3 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑडो संपूर्ण जाति का कौन सा राग है। तो मित्रों 3 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर बी। बी कहने के मतलब है मित्रों की यमन, ठीक है। बी हमारा आंसर क्या है, सही है। साथियों आगे ध्यान दीजिएगा, राग बागेश्वरी में पंचम स्वर किस नाम से पहचाना जाता है? प्रश्न मित्रों बताइए राग बागेश्वरी में पंचम स्वर किस नाम से पहचाना जाता है। ए में आपका वादी है, बी में समवादी है, सी में विवादी है, डी में आपका अनुवादी है। मित्रों कोशिश कीजिए, बार बार हम बोल रहे इसको कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए, ताकि आपके द्वारा दिया गया कमेंट्स आंसर साथियों हमको रिसर्च और आपका एक्टिविटी 100% हमको पता चलता है। अतः आप कमेंट्स में जरूर आंसर बताएं। तो राग बागेश्वरी में पंचम स्वर किस नाम से जाना जाता है या पहचाना जाता है? वादी, संवादी, विवादी या अनुवादी। मित्रों बताते चले कि 4 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब विवादी हमारा आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, राग भैरव का गायन समय क्या है? फट से मित्रों बताइए संगीत में जो प्रहर होते हैं गायन का वो 8 होते हैं। यह आपका बीपीएससी टीआरई 2 में साथियों पूछा हुआ प्रश्न था, परंतु यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडलाइज किया गया है कि राग भैरव का गायन समय क्या है। ए में आपका सुबह है, बी में शाम है, सी में रात्रि है, डी में आपका दोपहर है। साथियों फट से बताइए कि राग भैरव का गायन समय क्या है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए और कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आंसर का एक्टिविटी आप जरूर दें। तो राग भैरव का गायन समय मित्रों क्या है? तो साथियों बताते चले कि राग भैरव जो मित्रों प्रयोग किया जाता है सबसे अधिक सुबह में, भोर में, ठीक है। ये पल आंसर हमारा क्या है, सही है, नहीं सुबह। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्न स्वर समुदाय किस राग में है? आपको स्वर को आपको मित्रों हम इंडिकेट कर रहे हैं, ग म रे सा, ठीक है, ग म रे सा। यह मित्रों स्वर समुदाय जैसे किस राग के अंतर्गत आता है? ए में आपका भैरव है, बी में यमन है, सी में असावरी है, डी में आपका भोपाली है। साथियों फट से बताइए कि निम्न स्वर समुदाय किस राग में आते हैं? ग म रे सा। तो 6 नंबर प्रश्न का जो मित्रों आंसर हमारा हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा भैरव। भैरव कहने का मतलब है कि ये पल, ठीक है।
एप्पल आंसर क्या है, सही है। देखिए अब दो तरीका से कमेंट्स में आंसर डाल सकते हैं, या तो आप ऑप्शन ए बी सी डी जो आपको उचित लगता है वो डाल दीजिए, या फिर याद आपको कम समय में कर लेना है तो उस ऑप्शन को जो आपको लगता है कि इसमें से यही आंसर होगा उसको लिख दिया कीजिए। जिससे कैसे लिखना बता रहे हैं आपको। पहले किसका जन्म हुआ, छोटा ख्याल यदि आपको आंसर लिखता है तो छोटा ख्याल लिख दीजिए कमेंट्स में, बड़ा ख्याल आपको लगता है तो बड़ा ख्याल लिख दीजिए, ठुमरी लगता है तो ठुमरी, और टप्पा लगता है तो टप्पा। तो साथियों फिर से बताइए कि पहले किसका जन्म हुआ, छोटा ख्याल का, बड़ा ख्याल का, ठुमरी का या टप्पा का। इसमें से जो भी आपको आंसर उचित लगता है उसका आप नाम लिख सकते हैं। तो ऐसे भी तो जान रहे हैं कि सबसे पहले किसका जन्म हुआ, तो बड़ा ख्याल का, मतलब बी नंबर आंसर हमारा मित्रों क्या है, सही है। या तो बी लिख दीजिए या फिर लिख सकते हैं बड़ा ख्याल का। तो आपको बड़ा ख्याल का लिख देने से फायदा यह है कि आपको क्वेश्चन पर पकड़ हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, ताल दीपचंदी प्रायः किसके साथ बजाई जाती है, फट से मित्रों बताइए। ताल दीपचंदी प्रायः किसके साथ बजाई जाती है। ए में आपका ख्याल है, बी में ध्रुपद है, सी में ठुमरी है, डी में आपका टप्पा है। साथियों फट से बताइए कि ताल दीपचंदी प्रायः किसके साथ बजाई जाती है। मित्रों चारों में से चारों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल है, इसमें से कोई एक आंसर हमारा सही। तो ताल दीपचंदी प्रायः किसके साथ बजाई जाती है, तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ठुमरी के साथ। सी नंबर आंसर साथियों हमारा क्या है, सही है, सी नहीं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। टप्पा गायकी के साथ प्रायः कौन सी ताल बजती है, फट से मित्रों बताइए। टप्पा गायकी के साथ प्रायः कौन सी ताल बजती है। ए में हमारा 3 ताल है, बी में झप ताल है, सी में 1 ताल है, डी में आपका पंजाबी है। साथियों फट से बताइए कि टप्पा गायकी के साथ प्रायः कौन सी ताल बजती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा टप्पा गायकी के साथ प्रायः जो मित्रों ताल बजती है उसका नाम है पंजाबी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही। साथियों 10 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। भारत खंड विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, फट से मित्रों बताइए। भारत खंड विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ए में हमारा ग्वालियर है, बी में इलाहाबाद है, सी में लखनऊ है, डी में मित्रों हमारा वाराणसी है। साथियों फट से बताइए कि भारत खंड विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल है और चारों में से कोई एक आंसर हमारा सही। भारत खंड विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा भारत खंड विश्वविद्यालय। आपको मतलब किसी भी राज्य का राजधानी है, इतना आपको हिंट कर रहे हैं कि किसी भी राज्य का क्या है, राजधानी है। तो आप अब इतना से तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें से एक ही शहर है जो किसी राज्य की राजधानी है, तो क्या है मेरा, लखनऊ है। नहीं, सी नंबर। भारत खंड विश्वविद्यालय कहाँ है, तो लखनऊ है। मित्रों लखनऊ को क्या बोला जाता है, तो नवाबों का शहर भी बोला जाता है। दूसरे नंबर में आपसे पूछ सकता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो लखनऊ आपका गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। याद रखना, बहुत बार पूछ चुका है कि लखनऊ किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। आपको इससे और प्रश्न उठ सकता है कि विश्व अनुसंधान संस्थान, विश्व मतलब जहर, ठीक है, विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में। जहर के बारे में जो रिसर्च होता है विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में है। आगे आपका प्रश्न उसमें लखनऊ से निकल सकता है कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है, तो लखनऊ में है। बहुत अच्छा जगह घूमने वाला, वहां पर हम गए हैं, आप भी एक बार जरूर बताइए, जाइए वहां पर। तो छोटा इमामबाड़ा भी कहाँ है, तो लखनऊ में है। मतलब बहुत सारा प्रश्न लखनऊ से निकलता है जो आप इस तरीका से मोटिवेट होकर के आप याद कर सकते हैं। साथियों अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा साथियों। वंदे मातरम अपने मूल रूप में किस राग में गाया जाता है, तो ए में मित्रों हमारा हो जाएगा बहार, बी में हो जाएगा हमीर, सी में हो जाएगा देश और डी में हो जाएगा देश। साथियों ध्यान दीजिएगा, वंदे मातरम अपने मूल रूप में किस राग में जैसे गाया जाता है। ए में आपका बहार है, बी में हमीर है, सी में देश है, डी में आपका देशकर है। मित्रों 11 नंबर प्रश्न का आंसर आप जरूर बताइए। तो मित्रों आपको एक हिंट करते हैं, आपको शायद समझ में आ जाएगा कि वंदे मातरम क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम भारत का क्या है, तो राष्ट्रीय गीत है।
तो मित्रों राष्ट्रीय गीत है मतलब देश के लिए आन बान शान है। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं कि वंदे मातरम जैसे अपने मूल रूप में किस राग में गाया जाता है, तो देश राग में गाया जाता है। सी नंबर आंसर निकल गया। मित्रों ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय जो हमारा गीत है वंदे मातरम, उससे रिलेटेड कुछ तथ्य बता रहे हैं आपको। सबसे पहले प्रश्न आपका निकलेगा कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो क्या टिक आउट करिएगा, वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम है। दूसरे नंबर मित्रों कि वंदे मातरम किस भाषा में लिखी गई थी, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। भी आपको प्रश्न आता है। वंदे मातरम के लेखक कौन है, मतलब वंदे मातरम की रचना किसी ने किया, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। समझ रहे मेरी बात को। तथा वंदे मातरम को जैसे आपको कमेंट्स में आंसर बताना है कि वंदे मातरम को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गीत के रूप में कब स्वीकार किया गया। आपको ऑप्शन भी दे दे रहे हैं, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, यही दो में से वो आंसर है। समझ गया ना। तो आपको तत्काल बताना है। ठीक है साथियों, एक चीज बताते हैं कि जो वंदे मातरम जो लिया गया था 2150 से लिया गया था, इसका भी आप आंसर कमेंट से बताइए, ताकि साथियों हम जान सके कि आपका तैयारी कितनी चरम सीमा पर है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए। साथियों पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किनके शिष्य थे। ए में हमारा है पंडित भागखंडे साहब, बी में विष्णु दिगंबर, सी में शंकर जी का, और डी में है बखले बुआ। साथियों फट से बताइए कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किनके शिष्य थे। साथियों फट से बताइए कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किनके शिष्य थे। चारों का चारों ऑप्शन मित्रों हमारे पास अवेलेबल है। अतः आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा था, जरूर बताइए कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किनके शिष्य थे। तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा पंडित विष्णु दिगंबर। ठीक है, पंडित विष्णु दिगंबर। साथियों पंडित विष्णु दिगंबर एक ऐसे संगीतज्ञ के महान मतलब संगीतज्ञ थे जिनका जितना भी वर्णन किया जाए कम पड़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको कमेंट से बताना है कि पंडित विष्णु दिगंबर साहब को जैसे जन्म कब हुआ था, एग्जाम में स्टेट में पूछा हुआ। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न हमारा है कि बलवंत राय भट्ट किनके शिष्य थे। बलवंत राय भट्ट किनके शिष्य थे। मित्रों ए में आपका पंडित भागखंडे साहब, बी में विष्णु दिगंबर साहब, सी में ओमकार नाथ ठाकुर, डी में विनायक राव पटवर्धन साहब। साथियों एक चीज आपको जरूर बोलेंगे कि बलवंत राय भट्ट उन्हीं का शिष्य थे। ठीक है, उन्हीं का शिष्य है जो इससे पहले भी हम आपको बताए थे कि आंसर मतलब बता चुके थे, वही आंसर आपको बताना है कि ओमकार नाथ ठाकुर जिनके शिष्य थे उन्हीं का शिष्य बलवंत राय भट्ट भी थे। तब समझ गए होंगे इतना संशय। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब, बी नंबर मित्रों आंसर हमारा क्या है, सही है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है राग विज्ञान के लेखक का नाम क्या है। फट से साथियों बताइए कि राग विज्ञान के लेखक का नाम क्या है। ए में हमारा ऑप्शन है पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, बी में विनायक राव पटवर्धन, सी में देवधर साहब, और डी में मित्रों इनमें से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि राग विज्ञान के लेखक का नाम क्या है। तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि राग विज्ञान के लेखक कौन है। तो मित्रों बताते चले कि राग विज्ञान के जो लेखक हैं वह है पंडित विनायक राव पटवर्धन साहब। बी आंसर मित्रों हमारा क्या है, सही है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है कर्नाटक पद्धति में मुख्य ताल कितनी होती है। परसेंट तो बताइए कर्नाटक पद्धति में मुख्य ताल कितनी होती है। ए में आपका 5 है, बी में आपका 7 है, सी मित्रों 9 है, डी में आपका 11 है। साथियों फट से बताइए कि कर्नाटक पद्धति में मुख्य ताल कितने होते हैं। फटाफट मित्रों बताइए कि कर्नाटक पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है। तो मित्रों कर्नाटक पद्धति को दक्षिणी पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद होना चाहिए। तो कर्नाटक पद्धति की जगह पर आपको दक्षिणी पद्धति में मुख्य ताल कितने हो सकते हैं या होते आपको एग्जाम में डाल सकता है। अतः 15 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाए कर्नाटक पद्धति में मुख्य 7 ताल होते हैं, मतलब बी आंसर मित्रों हमारा क्या है, सही। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा स रे ग रे ग रे सा किस राग का अंश है। ए में आपका मुल्तानी है, बी में तोड़ी है, सी में भैरवी है, डी में आपका असावरी है। साथियों फट से बताइए कि स रे ग रे सा किस राग का अंश है। तो साथियों 16 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब यह जो है मित्रों तोड़ी राग का अंश है। बी आंसर मित्रों हमारा क्या है, सही। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा सियाराम तिवारी
किस गायकी के लिए प्रसिद्ध थे? प्रश्न मित्रों बताइए। सियाराम तिवारी किस गायकी के लिए प्रसिद्ध थे? ए में आपका ध्रुपद है, बी में ख्याल है, सी में ठुमरी है, डी में आपका टप्पा है। साथियों फिर से बताइए कि सियाराम तिवारी किस गायकी के लिए प्रसिद्ध थे? तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि सियाराम तिवारी किस गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं। तो मित्रों यह जो थे आपको ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध थे। ध्रुपद कहने का मतलब है कि एप्पल, एप्पल हमारा क्या आंसर है? सही है। इसीलिए मित्रों देखिए हम बार बार आपको बता रहे हैं कि जैसे ही हम प्रश्न को पढ़ते हैं यदि आप ऑप्शन में ए बी सी डी नहीं डाल पाते हैं तो आप क्या कीजिए कि जो ऑप्शन का आंसर है उसको लिख दिया करिए। जो लिख कर याद कीजिएगा वो कभी नहीं भुलाइएगा, ठीक है। भाव रंग लहरी किसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है? मतलब भाव रंग लहरी किनका उपनाम था? मित्रों ए में आपका पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, बी में पंडित बलवंत राय भट्ट, सी में मित्रों पंडित चित्तरंजन ज्योतिषी और डी में आपका पंडित प्रदीप दीक्षित। साथियों फिर से बताइए कि भाव रंग लहरी किसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है? तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा। भाव रंग लहरी जो है मित्रों आपको पंडित बलवंत राय भट्ट के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों क्या है? सही, ठीक है। इस प्रकार साथियों 19 नंबर प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। प्रणव भारती के लेखक का नाम क्या है? मतलब प्रणव भारती की रचना किसने किया? मित्रों बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है और एग्जाम में यह पूछा हुआ प्रश्न है कि प्रणव भारती के लेखक का नाम क्या है। ए में हमारा ऑप्शन है पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, बी में पंडित बलवंत राय भट्ट, सी में पंडित रामाश्रय झा और डी में आपका है पंडित प्रदीप दीक्षित। साथियों फिर से बताइए कि प्रणव भारती के लेखक का नाम क्या है? तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा। प्रणव भारती के लेखक का नाम मित्रों पंडित ओमकारनाथ ठाकुर है। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है, ठीक है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। कुल कितनी श्रुतियां होती है? फिर से मित्रों बताइए कुल कितनी श्रुतियां होती है? ए में आपका 21 है, बी में 22 है, सी में 23 है, डी में आपका 24 है। मित्रों बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है और ये स्टेट फेज 2 में मित्रों यह पूछा हुआ प्रश्न है कि कुल कितनी श्रुतियां थी। तो मित्रों बताते चले है भी वही है वर्तमान समय में। तो कुल श्रुतियों की जो मित्रों संख्या है वो आपका 22 है। 22 कहने का मतलब बी आंसर साथियों हमारा क्या है? सही। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। स और रे में कितनी श्रुतियों का अंतर है? स और रे में कितनी श्रुतियों का अंतर है? मित्रों 21 नंबर प्रश्न का आंसर आप जरूर बताइए कि स और रे में कितनी श्रुतियों का अंतर है। तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा 3 श्रुतियों का अंतर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रारंभ में कितने ग्राम थे? प्रारंभ में जैसे म्यूजिक का मतलब संगीत का जब उत्थान माना जाता है उस समय मित्रों स्टार्टिंग समय में प्रारंभ में कितने ग्राम थे? ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में आपका 5 है। मित्रों 22वां प्रश्न का आंसर आप जरूर बताइए कि प्रारंभ में कितने ग्राम थे। तो मित्रों बताते चले कि प्रारंभ में कुल ग्रामों की संख्या 3 ही था, ठीक है। जो कि मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, सिर्फ प्रश्न को खाली मॉडलाइज घुमा दिया है थोड़ा सा, ठीक है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कुल मूर्छनाएं कितनी होती है? फिर से मित्रों बताइए कि कुल मूर्छनाएं कितनी होती है। ए में आपका 21 है, बी में 22 है, सी में 23 है, डी में आपका 24 है। साथियों फिर से बताइए कि कुल मूर्छनाओं की संख्या कितनी होती है। 23 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में आपको आंसर देना अति आवश्यक है कि कुल मूर्छनाएं कितनी होती है। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। कुल मूर्छनाएं कितनी है? 21। अब समझिएगा 21 कैसे हुआ। आप यदि समझ जाते हैं देखिए ग्रामों की संख्या 3 है और एक मूर्छना में जैसे कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो 17 का 21 मतलब एप्पल आंसर नहीं निकल गया। समझ रहा है मेरी बात को? इसीलिए अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए, ठीक है। कुल विकृति स्वर कितने होते हैं? फिर से मित्रों बताइए कुल विकृति स्वरों की संख्या कितनी होती है। ए में हमारा 4 है, बी में 5 है, सी में 3 है, डी में आपका इनमें से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि 24वां प्रश्न का आंसर क्या होगा कि कुल विकृति स्वर कितने होते हैं। तो साथियों 24वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा कुल विकृति स्वरों की संख्या मित्रों आपका जो होता है वह 5 होता है। मतलब बी आंसर हमारा क्या है? सही, ठीक है।
24 नंबर का बी मतलब 5 आंसर हमारा सही। कुल विकृति स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। आगे मित्रों ध्यान दीजिएगा, सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा राग है जिसमें सभी के सभी शुद्ध स्वर का प्रयोग हुआ है? इनमें मित्रों आपका यमन है, डी में खमाज है, सी में बिलावल है, डी में आपका इनमें से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस सभी शुद्ध स्वर से निर्मित राग क्या है? तो मित्रों बताते चले, इस सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग को मित्रों बिलावल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, राग यमन का संवादी स्वर क्या है? फट से मित्रों बताइए, राग यमन का संवादी स्वर क्या है? ए में आपका म है, बी में प है, सी में ध है, डी में आपका नी है। साथियों फट से बताइए कि 26 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? राग यमन का संवादी स्वर क्या है? मित्रों बताते चलें कि 26 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, राग यमन का मित्रों संवादी स्वर जो है आपका नी है, मतलब ऑप्शन नंबर डी मित्रों हमारा क्या है? सही। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि गायन के ख्याल का वादन प्राय क्या है? ए में आपका तोड़ा है, बी में झाला है, सी में जोड़ है, डी में आपका गत है। साथियों फट से बताइए गायन के ख्याल का वादन प्राय क्या है? 27वें प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर दीजिए, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपका तैयारी कितनी जोरों तोरों से चल रही है। अब आपका कमेंट्स में आंसर देना है मित्रों आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, इतना माइंड रखिएगा। ठीक है, गायन के ख्याल का वादन प्राय क्या है? तो 27वें प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा गत। ठीक है, गत समझ में आता ना इसे? हाँ ये है गत। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं? ए में बांसुरी है, बी में सहरी है, सी में क्लैरिनेट है, डी में आपका सुंदरी है। मित्रों 28वें प्रश्न का आंसर तो झलक रहा है नहीं कि पन्नालाल घोष क्या बजाते थे, तो साथी बताते चले पन्नालाल घोष जैसे मित्रों वह बांसुरी वादक हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है? सही। पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? जैसा देश वैसा भेष। पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? ये मित्रों हमारा ऑप्शन है सितार, बी में सरोद है, सी में गिटार है, डी में आपका संतूर है। साथियों फट से बताइए कि पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा पंडित शिव कुमार शर्मा जो है मित्रों वह आपको संतूर वादक हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, किस ताल की सम पर खाली होती है? फट से मित्रों बताइए किस ताल की सम पर खाली होती है? ए में आपका तिवरा है, बी में रूपक है, सी में धुमाली है, डी में आपका क्षमता है। साथियों फट से बताइए कि किस ताल की सम पर खाली होती है? तो 30 नंबर प्रश्न का मित्रों चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, किस ताल की सम पर खाली होती है? तो मित्रों 30 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा रूपक पर। देखिए इसे आपको लिख देना है कमेंट में, रूपक या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं ऐसे रूपक ये लिख दीजिए, या फिर आप बी नंबर भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं, दोनों तरीका से मित्रों हम समझ जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, परण किस विद्या से संबंधित है? ए में आपका तबला है, बी में पखावज है, सी में नकारा है, डी में आपका चंग है। साथियों फट से बताइए परण किस वाद्य से संबंधित है? तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा प से परण और प से पखावज। आपको याद रखना, बहुत बार इस चीज को बता चुके हैं और बहुत बार मित्रों एग्जाम में जब पूछा हुआ नहीं कि परण किस वाद्य से संबंधित है, तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पखावज। परण किससे संबंधित है? तो पखावज से मित्रों। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कंठे महाराज के शिष्य का नाम क्या था? फर्स्ट मित्रों बताइए कि कंठे महाराज के शिष्य का नाम क्या था? ए में गुदे महाराज है, बी में आपका सुदय महाराज है, सी में किशन महाराज, डी में आपका विशन महाराज। साथियों फट से बताइए कि कंठे महाराज के शिष्य का नाम क्या था? तो मित्रों 32 नंबर प्रश्न का आंसर आपका कमेंट्स में जरूर आना चाहिए कि कंठे महाराज के शिष्य का नाम क्या था? तो मित्रों कंठे महाराज के शिष्य का नाम मित्रों सुदय महाराज था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि नाना साहब पानसे, ठीक है, नाना साहब पानसे किस वाद से संबंधित है?
ए मित्रों आपका तबला है, बी में पखावज है, सी मृदंग है, डी में आपको घटम है। मित्रों फट से बताइए कि 33वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। नाना साहब पान से किस बात से संबंधित है, तो प से पान से, प से पखावज रहेगा, प से पान से, प से पखावज, मतलब बी आंसर क्या है, सही पखावज नहीं। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। पागल दास क्या बजाते थे, फट से मित्रों बताइए कि पागल दास क्या बजाते थे। ए में आपका तबला है, बी में पखावज है, सी में चंग है, डी में आपका उपंग है। साथियों फट से बताइए कि पागल दास क्या बजाते थे। तो 34वें प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा प से पागल और प से पखावज, बी आंसर हमारा क्या है, सही। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। वाद्य में तरब लगाने का उद्देश्य क्या है, फट से मित्रों बताइए कि वाद्य में तरब लगाने का उद्देश्य क्या है। ए में आपको स्वर की आंच को बढ़ाना, बी में स्वर की आंच को घटाना, सी में स्वर के आंच रहित रहना मतलब हीट, और डी में मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि वाद्य में तरब लगाने का क्या उद्देश्य है। नहीं, तो 35वें प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, स्वरों की आंच को बढ़ाना। एप्पल आंसर मित्रों हमारा क्या है, सही है। चक्रदार तिहाई में समान मात्राओं के कितने बोल होते हैं, फट से मित्रों बताइए कि चक्रदार तिहाई में समान मात्राओं के कितने बोल होते हैं। ए में आपका 3 है, बी में 6 है, सी में 9 है, डी में आपका 12 है। साथियों फट से बताइए कि चक्रदार तिहाई में समान मात्राओं के कितने बोल होते हैं। तो मित्रों बताते चलें कि 36वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, ठीक है, मतलब 3 आंसर क्या है, सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि धा ती नाड़ा किस विद्या का बोल है। ए में आपका तबला है, बी में पखावज है, सी में नकार है, डी में आपका डफ है। साथियों फट से बताइए कि धा ती नाड़ा किस वाद्य के बोल है। तो मित्रों आपको चारों ऑप्शन अवेलेबल है, चारों में तो जो आपको उचित लगता है उसको टच जरूर करिए ताकि गलती सही आपको क्लियर हो जाएगा। तो 37वें प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा नकार, ऑप्शन नंबर सी तो हमारा मित्रों क्या है, सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, बिजी जो क्या बजाते हैं। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न मित्रों एग्जाम में पूछा हुआ भी है। बिजी जो क्या बजाते हैं, ए में सितार है, बी में सरोद है, सी में सारंगी है, डी में आपका वायलिन है। साथियों फट से बताइए कि बिजी जो क्या बजाते हैं। तो 38वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा बिजी जो मित्रों वायलिन वादक है, ऑप्शन नंबर डी मित्रों हमारा क्या है, सही। साथियों अगला प्रश्न हमारा है सूर श्रृंगार संसद कहाँ स्थित है। मित्रों फट से बताइए सूर श्रृंगार संसद कहाँ स्थित है, मतलब बेहतरीन से बेहतरीन और अच्छा से अच्छा व्यक्ति वहां पर जैसे साथियों बैठ सकता है। सूर श्रृंगार संसद कहाँ स्थित है, तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। तो मित्रों बताते चले कि 39वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा सूर श्रृंगार संसद में तो दिल्ली में स्थित है, ठीक है। और जैसे भारत का सबसे दूषित मतलब प्रदूषित शहर कौन है, तो दिल्ली है, बताइए, जो कि भारत की राजधानी है। नहीं, राजधानी कब बना आपको कमेंट से बताना है, 1912, ठीक है, ठीक है, एकदम सही। राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ, प्रश्न तो बताइए। राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। ए में आपका भोपाल है, बी में इंदौर है, सी में उज्जैन है, डी में ग्वालियर है। साथियों फट से बताइए कि राजा मान सिंह तोमर साथियों किस विश्वविद्यालय को मित्रों स्थापित हुआ, तो मित्रों उज्जैन विश्वविद्यालय का, ठीक है, याद रखेंगे उज्जैन विश्वविद्यालय, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों क्या है, सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न हमारा है कि संगीत में किनका समावेश माना जाता है, मतलब एक साथ धुन में प्रयोग किया जाता है। बताइए, चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। संगीत में किनका समावेश माना जाता है, तो 41वें प्रश्न का मित्रों जो रियल आंसर होना चाहिए गीत वाद्य, उसके बाद नृत्य होता है। नहीं, सबसे पहले गीत बजता है, मैंने गाना बजता है, उसके बाद वाद्य को बजाया जाता है, उसके बाद भी क्या होता है, तो नृत्य होता था। संगीत में किनका समावेश है, गीत वाद्य और नृत्य को मित्रों सामूहिक रूप से क्या है, समावेश है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा,
जब किसी राग के आरोह में 5 तथा आरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो इसकी जाति क्या बनती है? ए में औड़ो औड़ो 5 हो गया, बी में साडो औड़ो 7 और 5 हो गया, और डी में हो गया ऑडो मतलब 6 और संपूर्ण में हो गया 6। ठीक है, एक और बता संपूर्ण ऑडो मतलब 6। साथियों फट से बताइए कि इसमें से जो भी आपको आंसर उचित लगता है उसको कमेंट्स में जरूर डालिए। तो इस प्रकार 42वां प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण और आडो। डी आंसर क्या है? सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ध्वनि किस प्रक्रिया से उत्पादित होती है? मित्रों बताइए ध्वनि किस प्रक्रिया से उत्पादित होती है? साथियों ए में हमारा है प्रतिध्वनि, बी में कंपन या आंदोलन, सी में अवशोषण, डी में आपका परावर्तन। ध्वनि किस क्रिया से उत्पन्न होती है? तो मित्रों आप कमेंट्स में आंसर जरूर बताइए कि ध्वनि जैसे मित्रों किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो मित्रों 43वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब है कि कंपन या आंदोलन। बी आंसर हमारा क्या है? सही है। साथियों एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे रहे हैं, ध्यान से नोट कीजिए। साथियों एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आए, जब ध्यान दीजिएगा। साथियों जो शिवानी मैम का क्लास जो EMWF मतलब मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे सॉरी फ्राइडे, EMWF में जो मैम का क्लास चल रहा था मित्रों, उस क्लास में मैम जैसे बहुत अच्छा बेहतरीन आपके एग्जाम से मद्देनजर रखते हुए अपडेट किए हैं। उसमें अपडेट आपका यह है कि मैम 30 क्वेश्चन जो आपको प्रतिदिन आधा घंटा में पढ़ाते हैं, 30 क्वेश्चन में लगभग 20 प्रश्नों से ऊपर का 20 प्रश्नों से ऊपर के प्रश्नों का मित्रों आपको कम से कम जैसे डिटेल्स मैम आपको डिफिनेशन बताते चलेंगे। ठीक है, उसका डिटेल्स थ्योरी बता देंगे। इससे फायदा मित्रों आपको यह है कि यदि आप थ्योरी के साथ मित्रों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लिए, याद कर लिए, तो आपका एग्जाम कभी भी मिस नहीं करेगा। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं, आप बना करके जाइए। थ्योरी जानना आवश्यक है। आपको बोरिंग नहीं होना है कि मैम पहले से बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं। समय लेने का मुख्य उद्देश्य ये कि आपको अधिक से अधिक और मजबूत से मजबूत मित्रों ऐसा चट्टान बना दिया जाए ताकि आप एक हमेशा सुखमय जीवन जिए। प्रश्न हमारा है ख्याल किस भाषा का शब्द है? फट से बताइए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न पूछा हुआ है। ख्याल किस भाषा का शब्द है? ए में मित्रों आपका हिंदी है, बी में उर्दू है, सी में अरबी है, डी में आपका साथियों फारसी है। साथियों फट से बताइए कि ख्याल किस भाषा का शब्द है? तो साथियों 44वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी कहने का मतलब है कि ख्याल जैसे मित्रों फारसी। देखिए वही हम ऐसे बोलते हैं कि आप लिख भी सकते हैं कमेंट्स में, फारसी लिख दीजिए। डी नहीं लिखते क्या लिखिए? फारसी लिखिए या डी लिख दिए। डी कम समय लिखाएगा, फारसी ज्यादा लगेगा। साथियों अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है मित्रों, केयर करने की जरूरत है बारीकी से कि नाद की विशेषताएं बताएं। मतलब नाद की कुल कितनी विशेषताएं हैं? ए में 2 है, बी में 3 है, सी में 5 है, डी में आपका 4 है। साथियों फट से बताइए कि नाद की कितनी विशेषताएं होती है। और मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ भी है। तो नाद के मित्रों कुल कितनी विशेषताएं होते हैं? तो 3 होते हैं। नाद का ऊंचा बड़ा छोटा होना, नाद का ऊंचा नीचापन होना। और ये कमेंट्स में मित्रों आंसर आपको बताना है कि नाद की विशेषताएं क्या है। तो साथियों बताते चलें कि 45वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। नाद की मित्रों विशेषता जो है वो आपका 3 है। नाद की कितनी विशेषताएं हैं? 3 विशेषताएं हैं। साथियों मित्रों आज का यह अंतिम प्रश्न है और अंतिम प्रश्नों का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर दीजिएगा ताकि आपका एक्टिविटी एक स्पष्ट रूप से नजर आए। संगीत का संबंध किससे है? प्रथम मित्रों बताइए कि संगीत का संबंध किससे है? आहत नाद से, अनाहत नाद से, विकृति नाद से या फिर सुसंस्कृत नाद से। ठीक है, संगीत का संबंध किससे है? तो मित्रों फट से बताइए कि 46वां प्रश्न का आंसर साथियों हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए पर। संगीत का संबंध किससे है? तो आहत नाद से है। अब साथियों बताते कि आहत नाद बोलते किसको, ये हम लोग को जानना है। संगीत में ध्वनि का मतलब एक वैसा पीढ़ी है, एक वैसा सिस्टम है संगीत में जिसकी ध्वनि मित्रों मिठास निकलती है, अच्छा निकलती है, सुनने वालों को कानों को अच्छा लगे
ऐसे ध्वनि को हम क्या बोलते हैं बताइए? आर्तनाद बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार साथियों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और मित्रों, यदि आप स्टेट फेस 3, बीपीएससी 4, डीएसएसबी, नेट, केवीएस, ईएमआरसी में जो तैयारी कर रहे हैं तो साथियों यह क्लास अति हेल्पफुल होगा। अतः आप हमारे क्लास को मित्रों ऑनलाइन परचेज आप जरूर परचेज कर लें, ताकि मित्रों आपको हर तरीका से सपोर्ट मिल सके। तब तक के लिए साथियों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।